नमस्कार, मैं विजयपाल क्लास 12th के नए वीडियो के साथ चैप्टर 3 पार्ट 1। चैप्टर का टाइटल है बंधुत्व, जाति और वर्ग, किनशिप, कास्ट एंड क्लास। क्लास 12th का चैप्टर 2nd, 3rd और 4th तीनों चैप्टर का जो टाइम पीरियड है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि 600 BC से 600 AD के बीच में। चैप्टर 2nd में पॉलिटिकल हिस्ट्री और इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में, यानी कि राजनीतिक इतिहास और आर्थिक इतिहास के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सेम टाइम पीरियड में समाज में, सोसाइटी में किस प्रकार का डेवलपमेंट होता है, अर्ली सोसाइटी किस प्रकार से फंक्शन करती है, ये चैप्टर है। इस चैप्टर में हमें जो मेन पॉइंट्स डिस्कस करने हैं वो इस प्रकार हैं। पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में समाज के बारे में कि समाज की बनावट कैसे होती है, समाज का फंक्शनिंग कैसे होता है, और जो टाइम पीरियड ऊपर जो हमने डिस्कस किया है यानी 600 BC से 600 AD के बीच में, इस पीरियड में सोसाइटी की कौन कौन से ग्रुप है, उनका आपस में कौन कौन से एक्टिविटीज़ होती हैं, आपस में इंटरेक्शन कैसे होता है, किस ग्रुप का क्या स्टेटस है, राइट्स ड्यूटीज़ क्या हैं, ये सब कुछ हमें इस टॉपिक में, वीडियो में हमें डिस्कस करना है। सेकंड जो पॉइंट हमारे पास है वो है महाभारत, जो एक बहुत बड़ा सोर्स है सोशल हिस्ट्री को जानने के लिए। इस पीरियड में उसका समालोचनात्मक संस्करण कैसे तैयार किया जाता है। समालोचनात्मक का मतलब होता है आलोचना का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट हमें देखने हैं। आलोचना तो सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करती है, समालोचना में उसकी पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है और नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, दोनों को जब हम समझते हैं तो उसको समालोचनात्मक पहलू बोलते हैं। संस्करण का मतलब होता है एडिशन, जो कोई चीज़ तैयार की जाती है, जैसे बुक है, बुक को हम छापते हैं तो वो उसका एडिशन होता है। बाद में जब उसमें कोई सुधार किया जाता है तो उसका दूसरा, तीसरा, चौथा एडिशन चलता रहता है। तो महाभारत का जो एक बहुत पहले लिखी गई रचना है, उसका बाद में जब ब्रिटिशर्स के समय उसका रिव्यू किया जाता है तो उसका एक अलग से संस्करण तैयार किया जाता है जिसमें उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव सभी बातें शामिल होती हैं। क्यों किया जाता है, अंग्रेज ऐसा क्यों करते हैं? ताकि भारत को समझ सके। भारत को वो लंबे समय तक रूल करना चाहते थे, इसलिए भारत के समाज को वो जानना चाहते थे, और उस समाज को जानने के लिए महाभारत उनके लिए एक बहुत बड़ा एविडेंस है, सोर्स है, स्रोत है। तीसरा पॉइंट जो इसमें डिस्कस करना है वो है बंधुता और विवाह। बंधुता मतलब ब्रदरहुड, भाईचारा, कि कैसे लोगों का आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार है, किस प्रकार से सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, बनावट है, परिवार कैसे बनते हैं, आपस में जो समाज है, क्लैन है, वो किस प्रकार से बने हैं, और उसमें विवाह के नियम किस प्रकार हैं, उनमें समानता और विभिन्नता किस प्रकार की है, ये हमें थर्ड टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है। चौथा जो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमें जो डिस्कस करना है वो है सामाजिक विषमताएं। समाज में जो अलग अलग वर्ग हैं उनमें आपस में विभिन्नताएं किस प्रकार की है, वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे। वर्ण व्यवस्था का मतलब होता है, जैसे प्राचीन भारतीय समाज में वर्ण को 4 भागों में बांटा गया है। शुरू में ये जो बंटवारा है समाज के वर्णों का, वो जन्म के आधार पर ना होकर के कर्म के आधार पे है, काम के आधार पे है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो जन्म के आधार पे होता जाता है। जैसे 4 वर्णों में है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण उन लोगों को कहा जाता है जो पढ़ने पढ़ाने, यज्ञ करने का काम करते हैं। क्षत्रिय जो रक्षा करने का काम करते हैं, राजा के तौर पर शासन चलाने का काम करते हैं, रूल बनाना है, चलाना है, देश की रक्षा करनी है। वैश्य जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है जिससे धन की प्राप्ति होती है या समाज की ज़रूरतें पूरी होती हैं। और क्षुद्र जो इन चारों वर्गों की, ऊपर के जो 3 वर्ग हैं उनकी सेवा करता है। ये सिस्टम, और इस सिस्टम के बाहर भी बहुत से ऐसे समुदाय थे जो इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते थे,
उनमें किस प्रकार का सामाजिक स्ट्रक्चर है, ये जानना इस टॉपिक में हमें पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। अगला है जन्म से परे संसाधन और प्रतिष्ठा। मतलब हर समाज के जो हर ग्रुप है उनके हिसाब से स्टेटस था सभी का, और सभी का किस किस प्रकार के संसाधनों पर अधिकार होगा ये पहले से डिसाइडेड था। जन्म का मतलब ये हो गया, जैसे उच्च वर्ग में हो गया तो ज़्यादा अधिकार है, मध्यम वर्ग है उसमें कम, और निम्न वर्ग है उसमें कम है। तो जन्म के परे क्या संसाधन, ये जो सिस्टम जो सामाजिक कानूनों के हिसाब से बनाए गए हैं, क्या सब लोग इसको फॉलो कर रहे हैं या इसके बाहर भी कोई सिस्टम है, वो हमें जानना है। अगला जो हेडिंग इसमें डिस्कस करना है वो है सामाजिक विषमताओं की व्याख्या। समाज में जो विषमताएं हैं उसका स्पष्टीकरण क्या है, कि उसको हम कैसे समझ सकते हैं, उसको कैसे जान सकते हैं। एक सामाजिक अनुबंध, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि समाज के लोगों ने मिलकर एक समझौता किया हुआ है जिसमें कुछ लोग टैक्स देते हैं और कुछ लोग उनको प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये डिस्कस करना है। अगला जो हेडिंग हमें जो डिस्कस करना है वो है साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल। हम कई वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि इतिहास को जानने के 3 प्रकार के स्रोत होते हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक सोर्सेज, साहित्यिक स्रोत, और तीसरा होता है विदेशी यात्री। तो साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल कैसे किया गया है, इसमें महाभारत जो ग्रंथ है उसका इतिहासकारों ने समाज को जानने के एक सोर्स के तौर पे इसका प्रयोग किया गया है, इस्तेमाल किया है, ये हमें जानना है। और सबसे लास्ट में हमें डिस्कस करना है कि जो महाभारत है एक गतिशील ग्रंथ है, डायनामिक टेक्स्ट है। गतिशील का मतलब होता है निरंतर उसमें क्रियाएं होती रहती हैं। महाभारत की रचना है वो 1000 सालों के दौरान होती है। इसका मतलब है ना तो किसी एक व्यक्ति ने उसको लिखा होगा और ना ही उसमें एक समय की बातें होंगी। समय के साथ साथ नई नई चीज़ें उसमें ऐड होती चलेगी है, और आज भी बहुत सी उसका एक्सप्लेनेशन या उसका मीनिंग निकालने की कोशिश की जाती है, अलग कंटेस्ट में उसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो महाभारत एक डायनामिक ग्रंथ कैसे है ये हमें जानना है। तो ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू था, पूरे चैप्टर के मेन हेडिंग्स थे। अब एक एक करके इन सभी पे हम डिस्कस करेंगे। पहले जो हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन के तौर पे, ऊपर जैसे हमने कुछ हिंट इस पे दिया था कि 600 BC से लेकर के ना 600 AD के बीच में जो टाइम पीरियड है उसमें हम ये जानते हैं कि इससे पहले वाले चैप्टर में हम पहले भी बता चुके हैं कि सामाजिक पहलू को प्रभावित करने वाले जो दूसरे पहलू हैं आर्थिक और राजनीतिक, इन पहलुओं में, इन क्षेत्रों में बड़े व्यापक बदलाव होते हैं और इन व्यापक बदलावों का असर समाज पर भी पड़ता है। जैसे अगर किसी सामाजिक ग्रुप का आर्थिक स्थिति ऊपर उठती है या आर्थिक स्थिति में सुधार आता है तो इसका सीधा असर क्या होगा, समाज में उसकी सामाजिक हैसियत में भी बदलाव आएगा। अगर किसी ग्रुप के पास राजनीतिक सत्ता हासिल हो जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समाज में उस ग्रुप का जो इम्पोर्टेंस है, वैल्यू है, वो अपने आप राइज कर जाती है। तो इन दोनों परिवर्तनों की वजह से ये राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन है, इसकी वजह से समाज का सामाजिक ताना बाना है उसमें भी बदलाव आ जाता है। ये जो परिवर्तन हो रहे हैं समाज पे इनका असर पड़ रहा है और इन परिवर्तनों को समकालीन इतिहासकार समझने की कोशिश करता है, लेखक समझने की कोशिश करता है, और इसके लिए साहित्यिक परंपराओं का, यानी साहित्य में जो किताबें लिखी गई हैं उनका एज ए सोर्स इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हमारे पास एक और सोर्स होता है जिसको हम अभिलेख कहते हैं, इंस्क्रिप्शन कहते हैं। जैसे हमने अशोक के अभिलेखों के बारे में पहले पढ़ा है। अभिलेख पुरातात्विक जो सोर्स होते हैं उसका एक पार्ट होता है। इनसे भी हमें समाज के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। अभिलेख किस व्यक्ति ने लिखवाए हैं, किस सोच के साथ लिखवाए हैं,
समाज में उसकी हैसियत क्या है, वो क्या बताना चाहता है, ये सब प्रकार की जो जानकारियां हैं, विशेष करके अभिनायकों के बारे में, राजाओं के बारे में या शक्तिशाली महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में जानकारी हमें अभिलेखों से मिलती है। तो दोनों ही प्रकार के जो ग्रंथ हैं, चाहे वो साहित्यिक ग्रंथ हैं या फिर अभिलेख हैं, वो किसी न किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखे जाते हैं। दृष्टिकोण का मतलब क्या हो गया कि हर व्यक्ति अपने आप को समाज में बढ़िया तरीके से प्रस्तुत करना चाहता है। कोई भी इंसान, चाहे वो किताब लिखवाने के बारे में कर रहा है या अभिलेख लिखवाने में, वो क्या चाहेगा कि समाज के बारे में, समाज के लोगों तक उसकी सोच कब केवल पॉजिटिव बातें, अच्छी बातें, उसकी उपलब्धियां, उसकी अचीवमेंट्स ये लोगों के सामने जाएं। इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ये ग्रंथ किसने लिखा है, इनमें लिखा क्या गया है और इसकी रचना किन्होंने की है और किसके लिए की है। जब तक हम इन प्रश्नों को नहीं समझ पाएंगे तब तक जो लिखा गया है, किस सोच के साथ लिखा गया है, उसको भी नहीं समझ पाएंगे। अगली बार जो बात हमें डिस्कस करनी है वो है कि महाभारत एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है जिससे हमें समाज के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें लगभग 1 लाख से अधिक श्लोक हैं और विभिन्न श्रेणियों यानी कि सामाजिक जो समुदाय हैं उनके बारे में और उनकी परिस्थितियों का एक लेखा जोखा है, यानी कि समाज को जानने का एक बहुत बड़ा हमारे पास जानकारी का सोर्स है। ये जो महाभारत जो ग्रंथ है ये 500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी सन के बीच में, ये लगभग 1000 सालों के बीच में इसकी रचना हुई है। इसकी जो मुख्य कथा है वो 2 परिवारों के बीच का युद्ध का वर्णन है। ये हम सीरियल था महाभारत, उसमें भी देख चुके हैं कि कौरव और पांडवों के बीच में राजगद्दी को लेकर के ये लड़ाई है, अधिकार है, एक प्रकार का संघर्ष है। एक पिक्चर है जो ये अर्जुन का वो मछली भेदन वाला जो पिक्चर है, 17वीं शताब्दी की एक मूर्तिकला है, लगभग मूर्तिकला पे ये पिक्चर उकेरी गई है। कहने का मतलब है कि महाभारत के जो इमेज है वो लोगों के दिमाग में प्रिंट है, छपी हुई है और उसको ना केवल किताबों में बल्कि मूर्तिकला में, चित्रकला में और दूसरे तरीकों से भी लोगों के सामने उसको रखा गया है। यानी कि महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसका समाज के एक बहुत बड़े वर्ग पर सीधा असर होता है। अब ये जानना है कि जिस समय यूरोपियंस यहाँ पे हैं, ब्रिटिश सरकार है, उसने महाभारत का एक समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने के लिए एक प्लानिंग किया था। अच्छा, ये पूरा जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा महाभारत पर बेस्ड है। इसलिए महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण क्या है, ये कैसे तैयार किया गया, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इसको नहीं जानेंगे तब तक हम इसको आगे नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इस वीडियो में हमने 2 ही बातें ज़्यादा की हैं। एक 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईस्वी सन के बीच में जो सामाजिक बदलाव हैं या समाज का जो संरचना है, सामाजिक परिस्थितियाँ क्या है, समाज की बनावट क्या है, उसको समझना है। और उसको समझने का हमारे पास जो साधन है, सोर्स है, वो महाभारत है। और महाभारत का जो संस्करण या जो प्रारूप अंग्रेज़ों के द्वारा तैयार किया गया था, किस सोच के साथ तैयार किया गया, उसको जानना जरूरी है, क्योंकि वही हमारे पास जानकारी का साधन है। तो जैसे हम ऊपर डिस्कस कर चुके, समालोचनात्मक संस्करण का अर्थ होता है एक ऐसा बुक, ऐसी ग्रंथ तैयार करना जिसमें उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें शामिल हैं, हमें उसमें कमियों को भी पता चल सके और उसकी अच्छी बात क्या है उसको भी जान सके। इस प्रकार का जो बुक या ग्रंथ तैयार किया जाता है उसको समालोचनात्मक संस्करण कहा जाता है।
महाभारत का ये समालोचनात्मक संस्करण है, ये 1919 में शुरू किया गया था। एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं V.S. सुकथांकार, इनके नेतृत्व में विद्वानों की एक टीम तैयार की गई और एक सरकार के द्वारा एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गई। उसमें करना क्या था, उसको महत्वाकांक्षी या इसको इतना ज़्यादा महत्व क्यों दिया जा रहा है, इसमें करना क्या है, इसमें करना यह था कि ये जितने भी विद्वानों की टीम बनाई गई है, ये भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न स्क्रिप्ट्स में या विभिन्न लिपियों में जो महाभारत लिखी गई है, संस्कृत की पांडुलिपियाँ हैं अलग अलग में स्क्रिप्ट में, उन सभी को इकट्ठा करना है पहले तो पूरे देश में से। फिर उन पांडुलिपियों को, पांडुलिपि क्या होती है, जो हाथ से लिखा जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं इंग्लिश में इसको। आजकल तो जो बुक है वो सारा हमारा क्या करते हैं, वो प्रिंट होके आती हैं, पहले हाथों से लिखा जाता था, इस तरह की मशीन नहीं हुआ करती तब। तो इन सभी पांडुलिपियों का आपस में तुलना करनी है, और जो कॉमन श्लोक है, चाहे वो उत्तर भारत की क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं में हो या दक्षिण भारत में बोली जाने वाली, उन सभी को इकट्ठा करना है। और लगभग जब इनको इकट्ठा किया गया तो लगभग 13,000 पृष्ठ बन गए, और उन 13,000 पृष्ठों को अनेक वॉल्यूम्स में, अलग खंडों में, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बहुत से पार्ट में डिवाइड करके उस पूरी बुक को पब्लिश किया गया। और इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी परियोजना को पूरा करने में लगभग 37 साल लग गए। और जब ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो इसमें 2 बातें क्लियर हुई, सामने आई। पहली बात कि संस्कृत के बहुत से ऐसे पार्ट है, अंश हैं जो समान हैं, चाहे वो उत्तर भारत में हो, दक्षिण भारत में हो, पूर्व पश्चिम कहीं बोले जाते हैं, उसमें कॉमन पॉइंट है। लेकिन कुछ क्षेत्रीय उसमें अंतर भी है। प्रभेद का मतलब होता है अंतर। जैसे उत्तर भारत में अलग प्रकार की कुछ बातें ऐड की गई है, मेन कथा सभी में कॉमन है, लेकिन जो उप कथाएं हैं, छोटी कथाएं हैं, जो बाद में जोड़ी गई हैं, जो जनजातियों से संबंधित है या जंगलों में रहने वाले लोगों से संबंधित है, जैसे महाभारत में हिडिंबा वाला पात्र आता है, इस तरह की जो बातें हैं उसमें थोड़ा बहुत अंतर है। तो कहने का मतलब कि मूल कथा के साथ साथ कुछ ऐसी कथाएं भी हैं जो बाद में अलग अलग लोगों के द्वारा और अलग अलग सोच के साथ उनको जोड़ा गया है। और ये जो प्रभेद है यानी अंतर है, वो गूढ़ प्रक्रियाओं के द्योतक है। मतलब ये बताते हैं कि समाज में सब कुछ वैसा नहीं है जो संस्कृत के ग्रंथ हमें बताते हैं। प्रभावशाली परंपराएं किसके लिए यूज़ किया गया, संस्कृत के ग्रंथों के लिए यूज़ किया गया। और लचीले स्थानीय विचार और आचरण किसके लिए यूज़ किया गया, क्षेत्रीय भाषाओं में बोली जाने वाली भाषाओं का। यानी कि संस्कृत भाषा में जो लिखा गया साहित्य है और स्थानीय भाषाओं में लिखा गया जो है, उसमें कुछ कॉमन पॉइंट भी है और कुछ अलग बातें भी हैं जो हमें बताती हैं कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसे ब्राह्मण ग्रंथ बताते हैं। तो ये इनका जो द्वंद्व और मतक्य यानी कि इसमें अंतर और समानता दोनों के बारे में हमें बताते हैं कि दोनों प्रकार की चीज़ें हैं, अंतर भी है और समानता भी है। अगला है ये देखिए, इसमें संस्कृत ऊपर महाभारत का एक पाठ दिखाया गया है जिसमें संस्कृत का एक श्लोक है। इसको आप थोड़ा एलेबोरेट करके देखते हैं, ये थोड़ा पिक्चर क्लियर नहीं है। ऊपर ये संस्कृत का है और इसी से रिलेटेड ये नीचे अलग अलग जो बोलियां हैं भारत में, ये अलग अलग जो स्क्रिप्ट है उसमें लिखा गया, ये पूरा का पूरा है। इसमें जैसे लिखा गया है, इसको आप देखिए कि समालोचनात्मक जो संस्करण है कि एक पृष्ठ का ये अंश है, बड़े और मोटे अक्षरों में, यानी जो ऊपर लिखा हुआ है ये मुख्य पाठ का हिस्सा है, और छोटा और जो मुद्रण है वो विभिन्न पांडुलिपियों में पाए गए पाठों भेदों को दिखाता है। पाठों भेद मतलब ये है कि कॉमन पॉइंट है उसको ऊपर लिख दिया गया है, लेकिन अलग अलग बातें कौन सी है उसको भी नीचे दिया गया है, ताकि जो पढ़ने वाले लोग हैं वो ये जान सके कि कौन सी बातें कॉमन है, कौन सी बातें अलग है। ये जानने के लिए इस तरह का इसमें बताया गया है।
आगे जो समालोचनात्मक संस्करण की हम बात कर रहे हैं उसी के बारे में है कि सभी प्रकार की जो ग्रंथ पे लिखा गया है, बातें बताई गई हैं, ये संस्कृत के जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए हैं और ब्राह्मणों के लिए ही लिखे गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि महाभारत में संस्कृत की जो महाभारत है संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, उसको बेसिकली ब्राह्मणों ने अपने लिए ही, अपने आने वाले लोगों के लिए ही लिखा है। और चूंकि आम जनता है, दूसरे लोग हैं, वो संस्कृत को नहीं जानते थे, इसलिए उन लोगों ने, यानी कि समाज के वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे, उन लोगों ने ब्राह्मणों के द्वारा जो कुछ भी बोला गया उसी को ही सही मान लिया गया और उसी के अनुसार ही उन्होंने अपना आचरण करना जारी रखा। इतिहासकारों ने भी शुरू में जब 19वीं-20वीं शताब्दी में सामाजिक इतिहास लिखना शुरू किया तो इन ग्रंथों को सही मान लिया गया और सतही तौर पर ही समझा, मतलब वो भी इस चीज़ को, गहराई को नहीं समझ पाए कि क्या सच में जो इसमें लिखा गया वैसा ही है या उसके कुछ अलावा अलग है। जैसे इसमें लिखा गया है कि शुरुआती इतिहासकार है, उनका मानना क्या था कि इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा गया है वास्तव में उसी तरह से समाज में व्यवहार होता होगा, लेकिन बाद में इतिहासकारों ने जब स्थानीय भाषाओं को, जैसे पाली है, प्राकृत है, तमिल है, इन भाषाओं को पढ़ा तो स्थानीय परंपराओं के बारे में भी पता चला, यानी कि लोकल जो वेरिएशन है, अंतर है, उसके बारे में भी जानकारी मिली। और दोनों को पढ़ने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि जो आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ हैं, यानी कि जो संस्कृत के जो किताबें हैं जैसे महाभारत है, उसमें जो कुछ लिखा गया है उसको समाज मोटे तौर पे तो मानता है, लेकिन वो आदर्श हर परिस्थिति में वैसा ही पालन नहीं होता था, इसलिए हमेशा उनको प्रश्नवाचक चिन्ह की दृष्टि देखा जाता है। मतलब जो कार्य सभी वर्गों के लिए निर्धारित किए गए हैं, क्या सभी वर्ग हर परिस्थिति में वैसा करते हैं? ये नहीं है। जैसे ब्राह्मणों के लिए बोला गया है कि अगर असमान परिस्थितियां हैं, युद्ध हो गया है, भुखमरी आ गई है, कुछ भी हो गया, तो वो अपना काम छोड़ करके ना क्षत्रिय के, वैश्य के इन कामों को अपना सकते हैं, लेकिन दूसरे वर्गों के लिए ऐसा नहीं था। इसका मतलब ये है कि इन ग्रंथों में जो लिखा गया है वो सारी बातें सही नहीं है और यदा कदा उनकी अवहेलना की जाती थी। मतलब जब लगता था कि परिस्थितियां विपरीत हो गई है तब उसको या तो उसको बदलाव कर दिया जाता था या अलग तरीके से उसमें अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर दी जाती थी। तो जब हम इतिहासकारों के द्वारा इन सामाजिक इतिहासों की पुनर्निर्माण की व्याख्या को पढ़ते हैं तो हमें ये दिमाग में जरूर रखना चाहिए कि जो कुछ भी लिखा गया है किताबों में वो एज इट इज़ लागू नहीं होता था। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे महाभारत की रचना होती है, कैसे उसमें नए नए बदलाव आते हैं समय के साथ, उसको कैसे कैसे नई नई बातें जोड़ी जाती हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसको कैसे इन दोनों को कंपेयर करके हम पढ़ सकते हैं, कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया, ये सब इस चैप्टर का हिस्सा था। ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी एक ग्रंथ पर आधारित है, इसलिए इस पूरे वीडियो को इसी एक टॉपिक पर ही हमें रखना पड़ा। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी दूसरे वीडियोज़ में हम आगे डिस्कस करेंगे।